हेलो बच्चों, आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं जीवाणु या विषाणु या बैक्टीरिया या परजीवी जनित रोग या फिर अमीबात जनित रोग या कवक फंगस फफूंद संबंधी रोग। अक्सर करके बच्चे इस चैप्टर में अगर हम बात करें कि अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि विषाणु से कौन से रोग होते हैं, विषाणु या वायरस से कौन सा रोग होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, या फिर बात करते हैं कि कवक या फंगस या फफूंद से कौन सा रोग होता है, या फिर अमीबा जनित रोग यानी परजीवी जनित रोग जो हैं वो कौन से रोग हैं। तो इनके बारे में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए आज की क्लास में हम आप लोगों को बताते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से कि कैसे इनको हम लोग समझेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। तो चलते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर बताया गया है कि जीवाणु या बैक्टीरिया जनित, विषाणु या वायरस जनित, कवक या फंगस जनित, या फिर बात करते हैं अमीबा या परजीवी जनित जो रोग होते हैं वो कौन से हैं। तो हम लोग सबसे पहले विषाणु या जो है जीवाणु या बैक्टीरिया जनित की बात करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक ट्रिक याद करेंगे। ट्रिक कौन सी है तो वहाँ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो आपकी ट्रिक बनती है उसे याद कर लीजिएगा सबसे पहले कि ट्रिक जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको याद करना होगा गो का सी में प्ले टी बी टाई टे नी को। आगे छोटा सा वर्ड जोड़ दीजिएगा, छोटा सा, वो बिल्कुल कोई काम का नहीं है, आ रहा है। तो यहाँ पर सेंटेंस याद रखेंगे कि जो पीछे लिखा है आ रहा है उसे बिल्कुल आपको नहीं याद करना है, मगर आपको सेंटेंस में कैसे इसको बोलना है तो एक बार हमारे साथ आप समझ लीजिएगा। गो काशी में प्ले टीबी टाइटेनिक आ रहा है, तो आपको याद करना होगा गो काशी में प्ले टीबी टाइटेनिक आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं इसको बिल्कुल आसान भाषा में कि कैसे। गो मीन्स जाना, यानी काशी में से कहा जा रहा है कि काशी में जाओ, टीवी चालू करो, और टाइटेनिक फिल्म जो है वो आ रही है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। गो काशी में प्ले टीवी टाइटेनिक आ रहा है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं ये जो ट्रिक है, जो ट्रिक नंबर 1 है, ये किससे संबंधित है। तो ट्रिक नंबर 1 संबंधित है आपके जीवाणु या बैक्टीरिया से संबंधित ट्रिक है, जिसे आप जीवाणु या बैक्टीरिया कहते हैं। तो उसे याद करना होगा, यानी जीवाणु या बैक्टीरिया की ट्रिक कौन सी है। गो काशी में प्ले टीबी टाइटेनिक आ रहा है। फिर से एक बार बोल सकते हैं, गो काशी में प्ले टीबी टाइटेनिक आ रहा है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कौन कौन से रोग हैं जो इस तरीके से आपको लिखने से तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद करना है गो से क्या होता है। गो से होता है गोनोरिया। गोनोरिया यानी जो गोनोरिया रोग होता है, वास्तव में ये रोग जो होता है यूरिन मार्ग यानी टॉयलेट मार्ग में होने वाला एक इन्फेक्शन जनित रोग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गोनोरिया कहते हैं। उसके बाद काली खांसी। काली खांसी जो रोग होता है ये कौन सा है भाई, देखेंगे गो का सी से क्या होता है, सिफिलिस। सिफिलिस यहाँ समझेंगे ये कौन सा रोग है। सिफिलिस में से क्या है तो यहाँ याद करेंगे मेनिनजाइटिस। जाइटिस बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एक बार इसे फिर से बोल देते हैं, मेनिनजाइटिस। और प्ले से क्या होता है तो उसे आपको याद कर लेना है, प्लेग। और टीबी जिसे हम लोग बोलते हैं टीबी को हम लोग टीबी ही कह सकते हैं, या तो टीबी कह लें, या तो इसे हम लोग क्षय रोग भी कह सकते हैं, या तो इसका एक नाम यक्षमा भी है। इसको तपेदिक रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसको टीबी, क्षय, यक्षमा, तपेदिक इन सभी नामों से जाना जाता है। और अगला पॉइंट आपको जो मिलता है वो मिलता है टाई। तो टाई से होता है टाइफाइड नामक रोग होता है। टे से आप याद करेंगे टेटनिस नामक रोग जो हो जाता है, जिसे टेटनिस के नाम से जाना जाता है। और नी से क्या होता है, नी से निमोनिया। नी से आप क्या याद करेंगे तो बिल्कुल भाई याद कर लीजिएगा, नी से निमोनिया रोग होता है। और कु से क्या होता है तो यहाँ पर कुष्ठ रोग जो होता है वो हो जाता है। और आ रहा से सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आया होगा कि गो काशी में प्ले टीबी टाइटेनिक आ रहा है। तो फिर से समझ सकते हैं कि गो काशी में प्ले टीबी टाइटेनिक आ रहा है।
इस ट्रिक के माध्यम से आप संपूर्ण के संपूर्ण लगभग सारे रोग जो हैं मुख्य रूप से जो हैं वो सब के सब इसी ट्रिक में आपको मिल जाते हैं, अलग से आपको याद नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब भी आप प्रश्न पत्र पे देखें तो और प्रश्न पत्र पे 4 ऑप्शन होंगे A B C D, तो उनमें से अगर इन रोगों के नाम आपको याद भी नहीं है, नाम याद भी नहीं है, फिर भी आप एक बार ये चेक करके देख लीजिएगा कि जब भी पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु से होने वाला रोग है, तो एक बार आप ट्रिक पढ़ के देख लीजिएगा। ट्रिक का पहला अक्षर जो है, इनमें कोई भी अक्षर अगर इस ऑप्शन से मैच कर जाता है, पहला अक्षर मैच कर जाता है, तो वो आप आराम से आंसर सही कर सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो आपने अभी जो पढ़ा वो कौन सी पढ़ी है? जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में नंबर 1 ट्रिक पढ़ी हुई है। अब चलते हैं इसके बाद दूसरे नंबर पे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं विषाणु या वायरस जिसे हम लोग कहते हैं। तो विषाणु या वायरस से होने वाली रोग के बारे में हम लोग यहाँ पर पहले समझेंगे। ट्रिक नंबर 2 है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विषाणु, या फिर इसको क्या कह सकते हो? वायरस कह सकते हो। ठीक है, तो समझना है भाई, वेरी मोस्ट पॉइंट आपका बनता है विषाणु या वायरस से होने वाले रोगों की जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2 है। शुरू कैसे करेंगे? आसानी से समझिएगा आप लोग इसे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि ए छोटी पीली डेंगू मारे इन हर खास ट्रे के गाल चेपू। यहाँ समझ सकते हैं चेपू। ठीक है, तो आसानी से इसे फिर भी समझना है, चेपू। यानी कि यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, सबसे पहले आपको इस सेंटेंस को पहले जान लेना है कि वास्तव में यहाँ पर जो वर्ड बोला जा रहा है वो कैसा वर्ड है। तो यहाँ पर बात करी जा रही है, चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ए से सीधा सीधा प्रदर्शित कर सकते हैं जैसे बात करी जाए। तो यहाँ पर देखें एक बार फिर से हम इसको लिख देते हैं ए। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है ए छोटी पीली डेंगू। आपसे बात करी जा रही, ए छोटी पीली डेंगू मारे इन हर खास ट्रे के गाल चेपू। यानी कि यहाँ पर बात करी जा रही है कि जो डेंगू है उसे बोला जा रहा है कि हमारे जितने सारे खास लोग हैं इनके गाल को चेपो। तो यहाँ समझना है किस तरीके से इन रोगों को हम याद कर सकते हैं। तो एक बार सेंटेंस को फिर से सुन लीजिएगा कैसे याद करना है। ए छोटी पीली डेंगू मारे इन हर खास ट्रे के गाल चेपो। फिर से सुनिएगा, ए छोटी पीली डेंगू मारे इन हर खास ट्रे के गाल चेपो। अब देखते हैं इन रोगों को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। यानी कि आज तक जो बच्चा कभी याद न कर पाया हो, तो आज 25 रोग या 20 रोग जो होते हैं उनको रटिएगा नहीं। अगर आपको रटना है तो ये ट्रिक आप एक बार याद कर लीजिए, बिल्कुल। यानी कि कभी भी आपका नंबर यहाँ से नहीं जा सकता है, ये हमारी बिल्कुल श्योर गारंटी है, कभी भी नहीं जाएगा। आप देखेंगे किस तरीके से इन प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर होता है एड्स। यानी कि एड्स रोग जो होता है, ए से क्या होता है? एड्स होता है। और उसके बाद बात करें, छोटी लिखा हुआ है तो इससे क्या होता है? छोटी माता जिसे हम लोग कहते हैं, ये छोटी माता होता है। पीली लिखा हुआ है तो यहाँ पर पीलिया होता है। अगर बात करते हैं यहाँ डेंगू लिखा हुआ है तो डेंगू से क्या होता है? पूरा वही लिखा हुआ है, डेंगू रोग होता है यहाँ पर। फिर बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखा? सिंगल में लिखा है माँ, तो यहाँ पर होता है मस्तिष्क शोथ। 1 मिनट यहाँ समझिएगा, इसे हम क्या कर सकते हैं? तो इसे हम लोग कर सकते हैं मस्तिष्क शोथ के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम रे की बात करते हैं तो रे में क्या करेंगे? रेबीज करेंगे। और उसके बाद इन में क्या करेंगे? इन्फ्लुएंजा, यानी कि इसमें क्या करेंगे? इन्फ्लुएंजा करेंगे। और हर में क्या करेंगे? तो यहाँ पर करेंगे हर पीस। और खास में क्या करेंगे?
खसरा करेंगे, और ट्रेके में क्या करेंगे, ट्रेकोमा करेंगे। यहाँ पर ट्रेकोमा करेंगे, और गाल में क्या करेंगे, गलसुआ रोग करेंगे। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पर गलसुआ रोग करेंगे। और उसके बाद बात करते हैं चे में क्या करेंगे, तो यहाँ पर चेचक करेंगे। और उसके बाद अगर बात करते हैं पो में क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे पोलियो। तो बात करते हैं जिस तरीके से इस पंक्ति में लगभग 12 से 14 जो भी रोग हैं वो सारे एक लाइन में याद हो जाते हैं, और ये कंफर्म हो जाता है कि ये सारे के सारे रोग जो होते हैं विषाणु या वायरस से ही होने वाले रोग होते हैं। एक बार समझने की कोशिश करिएगा, एक बार सेंटेंस को कैसे समझना है। ए छोटी पीली डेंगू मारे इन हर खास ट्रे के गाल चेपो। ए छोटी पीली डेंगू मारे इन हर खास ट्रे के गाल चेपो। तो इस तरीके से आप फिर से समझ सकते हैं। ए से एड्स होता है, छोटी से छोटी माता होता है, और पीली से पीलिया हो जाता है। डेंगू से पूरा नाम लिखा हुआ है। माँ से मस्तिष्क सोथ नामक रोग होता है, और रे से क्या होता है, रेबीज। ध्यान रखना है, रे से क्या करेंगे, रेबीज। और इन से क्या करेंगे, इन्फ्लुएंजा करेंगे। हर से क्या करेंगे, हर्पीस कर सकते हैं। उसके बाद खास से क्या होता है, खसरा करेंगे। ट्रेके से क्या होता है, ट्रेकोमा होता है। गाल से क्या करेंगे, तो गलसुआ करेंगे। और चे से क्या करेंगे, तो चेचक करेंगे। और आखिरी जो आपका वर्ड है उसमें पो है, तो पो से क्या करेंगे, यहाँ पोलियो करेंगे। तो ए छोटी पीली डेंगू मारे इन हर खास ट्रेके गाल चेपो। तो यहाँ पर हम लोग 2 प्रकार के रोगों संबंधी जो हैं ट्रिक हम समझ चुके हैं। आइए चलते हैं अगले नंबर पर। इसके बाद ट्रिक नंबर 3 को देखते हैं, जो कि हमारी संबंधित काहे से है। तो यहाँ पर देखेंगे जो कि कवक या फंगस या फफूंद से होने वाले रोग। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो यहाँ पर 2019 के बैच में इन चारों ट्रिकों से एक क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जिसको ट्रिक के माध्यम से आज हम पढ़ा रहे हैं, ये पहली बार आप देख पा रहे होंगे कि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार इन चारों चैप्टरों को किसी ट्रिक के माध्यम से एक साथ पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलते हैं हम लोग अपनी तीसरी ट्रिक पे चलते हैं। तीसरी ट्रिक आपकी कौन सी है, तो पहले समझ लीजिएगा। ये ट्रिक पुनः हम आपको बता दें, ये कवक या फिर जिसको हम लोग फंगस कहते हैं, कवक या फंगस के नाम से भी जानते हैं, फंगस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कवक या फंगस जनित जो रोग होते हैं वो कौन सी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझें, बड़ी आसान ट्रिक है। गंजा दादा खाए थाली में पराग दम छोले। देखेंगे बड़ी ही आसान भाषा में, बड़ी ही मनोरंजक भाषा जो है वो यहाँ पर प्रयोग की गई है। गंजा दादा यानी कि गंजा दादा खाए थाली में पराग दम छोले। तो यहाँ देखेंगे कि सारे जो सेंटेंस हैं वो डबल अक्षर पर हैं, तो सिंगल को आप हटा दीजिएगा सबसे पहले, कंफ्यूज जिसमें नहीं हो। तो इस सारे के सारे डबल वर्णों पर रखे गए हैं और सिंगल एक है, तो उसको आप पहले हटा लीजिए। बाकी सारे रोग हैं। तो यहाँ पर इतने सारे रोग जो होते हैं वो कवक या फंगस या फफूंद जनित रोग होते हैं। समझिएगा, थोड़ा सा रोचक है, सुनने में थोड़ा सा मजाक जैसी लग रही है। गंजा का मतलब होता है गंजापन, गंजापन रोग होता है। और दादा का मतलब इसको हम दाद कहते हैं। और उसके बाद खाए को हम लोग बेटा खाज कहते हैं। और उसके बाद बात करें थाली का मतलब होता है एथलीट फुट। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। एथलीट फुट रोग होता है। जो थली लिखा है तो वो थली मतलब एथलीट फुट है। थाली का मतलब थलीट फुट करना है। हमने बोला में का कोई सेंटेंस नहीं बनता, सिंगल वर्ण। पराग का मतलब आप याद रखेंगे, पराग ज्वर। ये आपका जो ज्वर होता है वो कौन सा वाला ज्वर है, इसे पराग ज्वर के नाम से जाना जाता है। एक बार समझ लीजिएगा,
पराग ज्वर, ये पराग ज्वर होता है। और दम लिखा है, दम का मतलब आपको याद कर लेना है दमा। और उसके बाद अगर बात करते हैं जो छाले लिखा है, जो छोले लिखा है, वो क्या होता है? छाले। यानी कि जो यहाँ पर हमारे अगर शरीर की बात करते हैं, हमारे त्वचा में जो छाले होते हैं, मुख में या शरीर में जो छाले पड़ते हैं, वो किन का मूल कारण होता है? शरीर में अलग अलग रंग के जो छाले आ जाते हैं, लाल या काले, इस तरीके से, तो वो कवक या फंगस जनित रोग होते हैं। तो फिर एक बार समझते हैं इनको। प्रश्न आपका बनता है, गंजा दादा खाए थाली में पराग दम छोले। आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर गंजापन की बात करें, यहाँ बात करते हैं दादा, दाद की बात करते हैं, खाए लिखा है वो खाज है, थाली लिखा है तो थलीट फुट है, पराग लिखा है तो पराग ज्वर है, दम दम लिखा है तो दमा है, और जो छोले लिखा है वो छाले है। तो समझ में आया होगा आसानी से। चलते हैं, इसके बाद आपको लेके चलते हैं अगले जो ट्रिक पे लेके चलते हैं आपको। चौथी नंबर ट्रिक जो है आपकी, वो आप क्या समझेंगे इस चैप्टर में। तो हम लोग चलते हैं, जो चौथा नंबर है वो आता है अमीबा या परिजीवी जनित रोग। अमीबा या परिजीवी जनित रोग के बारे में बात करते हैं। अमीबा या परिजीवी, तो यहाँ समझेंगे अमीबा या परिजीवी जनित जो रोग होते हैं, उनको आसान भाषा में जो कुछ है उनको समझ लेना है कि कैसे उसे हम लोग समझें। चलते हैं, सबसे पहले ट्रिक को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ आप समझेंगे सबसे पहले कि ट्रिक कैसे याद करेंगे। तो फिर भी इसमें वही भाषा है, एक आपको भाषा याद करनी होती है, उसके बाद उसके सारे रोग जो होते हैं उसी के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे अभी, अति, पा, मल्यू। अभी, अति, पामल्यू। मगर इनको क्या करना है, जैसे हमने तोड़ के लिखा है, पहले लिखेंगे तोड़ के ही, जिसमें आगे चल के कभी भविष्य में कन्फ्यूजन ना उत्पन्न हो। तो देखो हमने लिखा तोड़ के, मगर अर्थ आप जोड़ के निकाल सकते हैं। अभी, अति, पामल्यू, निकला, निकला, पेचिस, निकला, पेचिस। तो पहले समझ लीजिएगा, ये वास्तव में बात जो करी जा रही वो भी रोचक बात है कि यहाँ पर अगर सेंटेंस को देखें तो एक बार एक साथ पढ़ के ये कह सकते हैं कि अभी, अति, पामल्यू, निकला, पेचिस। यानी वास्तव में अगर कहीं तुमने अभी बहुत अति लिखा है, अति मीन्स होता है ज़्यादा। अगर कहीं अभी, अति, पामल्यू, पामल्यू मीन्स यानी जो ऑयल है, घी है, तेल है, वो अगर तुम ज़्यादा खाओगे, अभी, अति, पामल्यू, अगर अभी बहुत ज़्यादा तेल घी खाओगे तो क्या आंसर है? आगे क्या बताया गया? निकला, पेचिस, यानी कि फिर पेचिस हो सकता है। तो ये रोचक ट्रिक है, ये भी एक कहीं न कहीं गुदगुदाने वाली ट्रिक है। तो यहाँ समझते हैं, जो अभी लिखा हुआ है तो ये अभी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अमीबात। इसको क्या करते हैं? अमीबात रोग जो होता है, ये जो है परिजीवी जनित रोग होता है। जो अति लिखा है उसे हम लोग कहते हैं अतिसार। यानी कि अति जो है वो काहे के लिए है? अतिसार के लिए है। और पा जो सेंटेंस है वो पायरिया के लिए है। यहाँ याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार पेपर में आ रहा है, यही क्वेश्चन आ रहा है और बच्चे अक्सर गलत कर जाते हैं। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ दावे के साथ कि बच्चे हरदम इन 4 प्रकार के रोगों में आंसर गलत करते हैं, चाहे जितना पढ़ के जाएं मगर आंसर गलत करते हैं। एक बार इन चारों ट्रिकों को, इस चैप्टर को याद कर लीजिए। जीवाणु जनित, विषाणु जनित, बैक्टीरिया या फिर फंगस या परजीवी जनित रोग, ये जो 4 आपकी ट्रिकें एक साथ होती हैं, 4 चैप्टर एक साथ यहाँ पर जोड़ के बनाए गए हैं। तो इनको अगर एक बार तैयार कर लेते हो तो जिंदगी भर कंपटीशन में कभी हार नहीं मान सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर 100% निकलना है, इसमें 2 राय नहीं है।
तो यहाँ पर एक बार फिर सुना देते हैं। अभी अति पामल्यू निकला पेचिस। अगर कहीं अभी बहुत ज़्यादा पामल्यू तेल खाएंगे, ऑयल खाएंगे तो पेचिस हो सकता है। तो फिर से समझते हैं। अभी का मतलब है अमीबात, अति का मतलब है अतिसार, और पा का मतलब है पायरिया, और माँ का मतलब है मलेरिया। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन। ज़्यादातर बच्चे सबसे ज़्यादा ये दोनों क्वेश्चन अब तक पेपर में पूछे जा चुके हैं। किसी भी प्रकार का पेपर हो, सबसे ज़्यादा पायरिया और मलेरिया पूछा जाता है, और बच्चे लगा के आते हैं जीवाणु, विषाणु, वायरस लगा के आते हैं। आंसर आप देख लीजिएगा, ये अमीबा या परिजीवी जनित रोग होते हैं, ये बैक्टीरिया विषाणु जनित रोग नहीं है। तो इनको समझना है पहले से। पायरिया और मलेरिया, और यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, ल्यूकोरिया। तो ध्यान रखना है, इसे क्या करना है, ल्यूकोरिया, यानी कि पायरिया, मलेरिया, ल्यूकोरिया। तो यहाँ समझें, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि नी जो लिखा है, इसको क्या कहते हैं, इसको निमोनिया कहते हैं। निमोनिया यानी कि जो निमोनिया होता है वो क्या होता है, ये अमीबा जनित रोग है या परजीवी जनित रोग है। उसके बाद यहाँ पर कला लिखा है, तो कला एक ही सेंटेंस में लिखा हुआ है, नहीं अलग लिखा है। तो कला का जो अर्थ होता है वो है काला अजार। काला अजार, अजार यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे। काला अजार या कला अजार जो भी आप करें वो कर सकते हैं। कला का मतलब निकला, नी से निमोनिया, कला से काला अजार, काला अजार रोग होता है। और उसके बाद पूरा रोग का नाम ही लिखा हुआ है पेचिस, पेचिस। तो इससे पता चलता है कि हमारे शरीर में जो रोग होते हैं वो अमीबा जनित रोग कौन से हैं या परिजीवी जनित रोग जो हैं वो कौन से हैं। तो बिल्कुल आसान भाषा में, अभी अति पामल्यू निकला पेचिस। बात समझ रहे होंगे। इसके बाद भी आप लोगों को हम आगे लेके चलते हैं। ट्रिक नंबर जो है 5 नंबर पे लेके चलते हैं, जो कि रोगों की तो नहीं है मगर सबसे ज़्यादा अब तक प्रश्न वहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ देखेंगे ट्रिक नंबर जो हम पढ़ेंगे ये भी जो है 5 नंबर पे देखेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें। पेपर में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बार बार हर पेपर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऐसी है जो अक्रिय गैस नहीं है, या कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस है, या फिर कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से जो अक्रिय गैस हैं वो कितनी होती हैं, या कौन कौन सी अक्रिय गैस है या कौन सी नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाते हैं। यहाँ बिल्कुल याद कर लीजिएगा, पहले ही हम आपको बता देते हैं अक्रिय गैसों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ आपको 6 याद कर लेनी है, बिल्कुल 6 याद कर लेनी है। जो अक्रिय गैसें होती हैं वो कितनी होती हैं, 6 होती हैं। वो कौन कौन सी हैं तो समझेंगे, उनको एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो ट्रिक नंबर जो है आपकी जो है 5 नंबर की कौन सी आप पढ़ेंगे, यहाँ देखिएगा, आप समझने की कोशिश करना। ही नी आ कर जाना रे। तो यहाँ पर आपने एक ट्रिक पढ़ी, एक लाइन पढ़ी जहाँ लिखा है हिनी आकर जाना रे। यहाँ अपनी देसी भाषा में ये कह सकते हैं हिनी मीन्स यहाँ आइए और फिर चले जाना, यानी यहाँ आइए फिर चले जाना। तो यहाँ पर हिनी आकर जाना रे, हिनी आकर जाना रे किससे संबंधित ट्रिक है, तो अक्रिय गैसों की ट्रिक है। आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। अब देखेंगे कि इनमें गैसें कौन कौन सी आती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा है, यहाँ क्या करेंगे, तो हीलियम करेंगे। बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ छोटी की मात्रा है, ठीक है। यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा का प्रयोग किया गया, हीलियम, ठीक है। अब बात करते हैं, नी लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा नियान। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियान हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आर्गन। यहाँ कौन सी गैस है, आ लिखा है तो आर्गन, और यहाँ कर लिखा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे क्रिप्टान। यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिप्टान।
क्रिप्टान कर देंगे, क्योंकि यहाँ कर लिखा है, कर मीन्स क्रिप्टान कर सकते हैं। और यहाँ जाना है तो जाना का क्या करेंगे, जाना का करेंगे जेनान, जेनान। जाना लिखा है, जाना जेनान आसानी से हो रहा है। और रे से क्या होता है तो रे डॉन। अब प्रश्न यहाँ पर पेपरों में कई प्रश्न पूछे गए हैं कि हमारे वायुमंडल में वो कौन सी ऐसी अक्रिय गैस है जो वस्तुतः हर समय नहीं पाई जाती है, या फिर उसकी बहुत ही न्यून मात्रा वायुमंडल में देखी जा सकती है परंतु वो सामान्यतः पाई नहीं जाती है। तो याद कर लीजिएगा सभी बच्चे, बिल्कुल याद कर लो कि ये जो रेडान गैस है, ये गैस केवल जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है या फिर ये कह सकते हैं कि भूकंप के दौरान ही ऐसी गैस का जो रेडान है, इसका जो है स्राव हमारे वायुमंडल में आता है या वायुमंडल में उपस्थित होती है। बगैर इनके हमारे सामान्यतः वायुमंडल में इतनी गैसें हैं जो अक्रिय गैस के रूप में पाई जाती हैं। इसका नाम सुना होगा कि अक्रिय गैसों को हम लोग आदर्श गैसें भी कहते हैं, नोबेल गैसें भी कहते हैं। यानी कि वेरी मोस्ट प्रश्न बनता है कि आदर्श गैसें किसे कहते हैं और नोबेल गैसें किसे कहते हैं, तो अक्रिय गैसों को ही इनके नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न और वेरी मोस्ट बनता है यहाँ पर कि ये जो हमारी अक्रिय गैसें हैं, इन अक्रिय गैसों में से वो कौन सी ऐसी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सबसे भारी मात्रा में पाई जाती है। उसकी मात्रा जो है कहीं न कहीं वायुमंडल में सबसे भारी मात्रा है, तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा कौन सी, आर्गन। यानी आर्गन जो होती है वो सबसे भारी मात्रा में पाई जाती है। इसका जो परसेंटेज है वो जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये जान लीजिएगा। अगर इसको समझना चाहें तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पर एक बार आप देखिएगा कि हमारे वायुमंडल में ये जो गैस पाई जाती हैं, जैसे अभी हमने बात करी इनकी, तो इनमें से पूरे वायुमंडल को जिसे हम लोग बोलते हैं वायुमंडल, वायुमंडल। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि वायुमंडल जो हमारा होता है वो वैसे 5 लेयर्स में बटा हुआ है अलग अलग। तो उनमें अगर हम बात भी करें तो इनको ऐसे याद कर सकते हैं। सबसे नीचे से अगर बात करें, नीचे के आकार से बात करें तो कैसे याद करेंगे, सबसे पहले आप याद करते हैं क्षोभ मंडल, और उसके बाद याद करते हैं हम लोग जो है समताप मंडल याद करते हैं, और फिर मध्य मंडल याद करते हैं, और उसके बाद आयन मंडल याद करते हैं, और उसके बाद की अगर हम बात करें तो हम लोग याद करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं बहिर्मंडल या बाह्य, उसको क्या कह सकते हैं, बाह्य मंडल के नाम से जाना जाता है। मगर ज़्यादातर इस समय बच्चे जो गलती करते हैं, क्योंकि ये सामान्यतः जो नाम है, जो जनरली हमारे वायुमंडल के नाम है, ये वायुमंडल की क्या है, परतें, वायुमंडल की परतें के नाम से इनको जाना जाता है या उनके मंडल के नाम से जानते हैं। इनके सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इनके ये सामान्यतः नाम जो हिंदी में है ये पेपर में न के बराबर पूछे जाते हैं। इनके अगर बात करें तो सुपर टेट और टेट परीक्षा में इनको 2018-19 के बैचों में इनके ये नाम बिल्कुल नहीं पूछे गए थे। इनके अंग्रेजी में नाम इनके पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, और उन्हीं को ऑप्शन में दोनों तरफ रखा जाता है, हिंदी की तरफ भी और अंग्रेजी की तरफ। तो बात करते हैं सबसे पहले क्षोभ मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्षोभ मंडल को हम सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, समताप को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैपो। बिल्कुल याद कर लीजिएगा एक बार फिर से, गलती नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसे क्या कहते हैं, स्ट्रैपो स्फीयर के नाम से इसे जानते हैं, और इसे तीसरे को क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर तीसरे को क्या कहते हैं, तो याद कर लीजिए बिल्कुल, मीसोस्फीयर के नाम से या फेयर के नाम से जानते हैं, और आयन को हम आइनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, और हम लोग बाह्य मंडल को एक्सोस्फीयर
एटमॉस्फियर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल याद कर लीजिए, वेरी मोस्ट, क्योंकि अगर हम बात करें अपने पेपरों की तो पहले समय में अगर बात करें तो ये नाम आया करते थे, मगर सबसे ज़्यादा जो नए नाम वर्तमान में पूछे जा रहे हैं वो अंग्रेजी में नाम पेपरों में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडल जो है पृथ्वी में सबसे वायु का सबसे बीच में आता है। तो वहाँ पर आप आंसर करेंगे मीसोस्फीयर। सबसे पृथ्वी के निकट मंडल कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर। बात करते हैं सबसे बाहरी मंडल कौन सा है? एक्सोस्फीयर। तो अब इसमें पूरे मंडल में जो वायु है जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, उनमें से अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो जो ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन ये कितने परसेंट पाई जाती है? तो 78% पाई जाती है। यहाँ पर समझेंगे नाइट्रोजन जो होती है वो कितने परसेंट पाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हम पहले बात करेंगे अपने नाइट्रोजन की, क्योंकि वायुमंडल में जब बात करी जाएगी तो सबसे भारी मात्रा किसकी होती है? तो ध्यान रखना है यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले हम लोग करेंगे नाइट्रोजन करेंगे, ट्रोजन, और उसके बाद क्या करेंगे? ऑक्सीजन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? आर्गन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? कार्बन करेंगे, और उसके बाद हम समझ सकते हैं कि आर्गन कार्बन के बाद ओजोन करेंगे, जो सामान्यतः पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर इसको ऐसे समझ रहे हैं तो एक बार समझने की कोशिश करना, इनका परसेंटेज कैसे याद कर सकते हैं। जो नाइट्रोजन होता है वो 78% लगभग पाया जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है 20.9% लगभग पाया जाता है, और जो आर्गन होता है वो कितने परसेंट पाया जाता है? तो यहाँ 0. जो होता है 93, यानी कि 93% कह सकते हैं, 0.93% पाया जाता है। और कार्बन कितना पाया जाता है? तो यहाँ 0. जो होता है 0.36% पाया जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओजोन कितने परसेंट पाया जाता है, तो बिल्कुल इसको समझ के रखिएगा, 0 के बाद 0 लगाएंगे, उसके बाद हम लोग कितने 0 करेंगे? 1 2 3 4 5, यानी कि दशमलव के बाद हम लोग 5 0 करेंगे, और उसके बाद 1 करेंगे। इतना प्रतिशत ओजोन आपके वायुमंडल में पाया जाता है। तो ये जो आप समझ रहे हैं कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? 78% है। ऑक्सीजन का कितना है? तो यहाँ पर 20.9, या आप पाएंगे कि 21% लिख दिया जाता है, अक्सर करके बता दिया जाता है। या आर्गन का जो परसेंटेज है वो कितना याद करेंगे? 0.93% याद करेंगे। कार्बन कितना करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप लोग कहते हो, तो क्या करेंगे? 0.0 जो है 3-6% के मध्य में लगभग पाया जाता है। और ओजोन जो होती है वो कितनी पाई जाती है? 0 के बाद दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 5 0 पहले बनाएंगे, उसके बाद 1 रखेंगे, यानी इतने प्रतिशत ये ओजोन पाई जाती है। तो यहाँ पर बात की जा रही थी, अभी एक छोटी सी बात करी जा रही थी कि ये जो हमारी ट्रिक है जिनमें से पूछा गया है कि हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैसें जो हैं उनमें से सबसे भारी मात्रा किसकी पाई जाती है। तो अगर यहाँ पर आपने अभी ये जो नया ग्राफ आपने देखा हुआ है तो यहाँ से पता चल रहा होगा कि सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी मात्रा पाई जाती? आर्गन पाई जाती है। और आर्गन का जो परसेंटेज बनता है वो अगर बात करें तो 0. जो बनता है 93%, यानी क्या करेंगे? 0.93% आप याद करेंगे कि कितने परसेंटेज है, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं बिल्कुल आखिरी टिक की तरफ चलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें, इनमें भी यही होता है कि अक्सर बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है, या फिर ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनका मुख्य काम क्या होता है। तो आइए पहले चलते हैं, समझते हैं इनको और देखते हैं कि जिसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो ट्रिक नंबर जो आपकी थी, अब आ जाते हैं हम लोग 5 नंबर पे आ जाते हैं, 6 नंबर पे आते हैं और हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन हाउस गैसें। तो ग्रीन हाउस गैसों की अगर संख्या की बात करी जाए तो जैसे अभी सबसे पहले बात करी गई कि हमारी सामान्यतः जो गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, तो उनके नाम हम लोगों ने पढ़े हैं ट्रिक के माध्यम से और उनकी संख्या हम लोगों ने पढ़ी। तो बिल्कुल उसी तरीके से याद कर लीजिएगा, इनकी संख्या भी जो होती है वो 6 ही होती है। यानी कि वायुमंडल में इनकी संख्या कितनी होती है, तो वायुमंडल में इनकी जो संख्या होती है वो कितनी करेंगे,
6 ही करेंगे। अब देखते हैं 6 कैसे याद करनी है। ट्रिक के माध्यम से आसान तरीके से बिल्कुल आपको हम बताएंगे, केवल समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ग्रीन हाउस में आप ऐसे कर सकते हैं, ओ मी ना कल का जल लाना। लाना हमने छोटा इसलिए लिखा क्योंकि लाना सेंटेंस जो होता है वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ सेंटेंस को बोलने के लिए यूज़ किया गया है। अब इसको पहले सेंटेंस जान लेते हैं है क्या चीज़। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले एक संबोधन वाचक शब्द का यूज़ किया गया है, ओ का मतलब होता है जैसे ओ मीना, यानी किसी को बुलाया जा रहा है तो ओ मीना कल का जल लाना, यानी कि कल का जो जल है, पानी है, उसको मंगाया जा रहा है। किससे मंगाया जा रहा है? तो मीना से मंगाया जा रहा है। ओ एक संबोधन है, मीना एक नाम है। कल मीन्स जो कल पानी रखा गया था वो पानी ले आइएगा, वो मंगाया जा रहा है किसी के द्वारा। तो बढ़िया सा सेंटेंस है, आपका याद कर सकते हैं कि ओ मीना कल का जल लाना, ओ मीना कल का जल लाना। आसान भाषा में और आपको याद हो गई ग्रीन हाउस गैसें, यानी कि अगर ओ मीना कल का जल लाना से आपको 6 की 6 ग्रीन हाउस गैसें याद होती हैं तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं। बिल्कुल समझिएगा मन से इसको। तो ओ से क्या होता है? ओ जो उसे याद कर लीजिएगा, ओजोन, ठीक है। और मी से क्या याद करेंगे? मीथेन। और ना से क्या याद करेंगे? नाइट्रस ऑक्साइड, याद कर लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड। आप लोग इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, यानी कि इसे हम हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं। कल लिखा हुआ है तो कल को क्या कर सकते हैं? यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि कल का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कल क्लोरोफ्लोरो कर सकते हो। और जो का लिखा हुआ है, का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसको क्या कर सकते हो? कार्बन डाई, का लिखा है तो कार्बन डाइऑक्साइड। अभी एक बात हमने बताई थी कि इन ट्रिक की सबसे बड़ी खास बात है कि आप उसका पहला अक्षर पकड़ के इनको कर सकते हैं, या फिर उनके आगे भी आप देखेंगे तो किसी में बिल्कुल सटीक शब्द बनते हैं। अब जल लिखा है तो यहाँ जल कौन सी है? तो यहाँ देखेंगे जल वाष्प, यानी कि जल वाष्प यहाँ 6 गैसें हैं तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, और इसका कोई मतलब नहीं है, लाना केवल रखा गया है। मगर आप लोग एक बात जान लीजिए कि ग्रीन हाउस जैसे बात करी गई तो ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य काम होता क्या है? तो आप लोगों ने इनके बारे में अगर पढ़ा है तो प्रश्न बनता है कि ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं ये हमारे वायुमंडल के तापमान को लगातार बढ़ाने का काम करती हैं। यानी कि हमारा वायुमंडल जो लगातार गर्म हो रहा है वो क्यों हो रहा है? तो उसके पीछे रीजन बनते हैं कि वायुमंडल में लगातार जो है ग्रीन हाउस गैसों का प्रतिशत जो है वो बढ़ता जा रहा है। और बात भी करते हैं तो यहाँ पर इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों के नियंत्रण के लिए जो है 1997 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन बुलाया गया था जापान के क्योटो शहर में, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित एवं सभी ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने का कार्य किया गया था। और अगर इसके पहले भी बात करें तो एक हमारी गैस होती है जिसे पर्सनल हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। और ओजोन गैस का मुख्य काम होता है सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं जिनको अल्ट्रा वायलेट के नाम से जाना जाता है, तो ये किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, जिसके कारण वास्तव में हमारा ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही सबसे ज़्यादा क्षति हो रही थी। जिससे क्या किया गया कि एक सम्मेलन बुलाया गया था, अगर आपको याद है 1987 में, उसको मॉन्ट्रियल काल के नाम से जाना जाता है। और मॉन्ट्रियल काल जो होता है ये कनाडा का एक शहर है जहां पर 1987 में ओजोन परत संरक्षण के लिए, बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना, ओजोन परत संरक्षण के लिए बुलाया गया था। सम्मेलन का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो चलते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या समझ में आता है और तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और इसे कमेंट और लाइक करें।